नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। मित्रों, उत्तर प्रदेश एक समग्र अध्ययन की श्रृंखला में आज इसका 11वां भाग आपके समक्ष प्रस्तुत है। आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की, लेकिन उसके पहले हम भारत में केंद्रीय तथा प्रांतीय सिविल सर्विसेज के बारे में बात करेंगे कि सिविल सेवा का प्रारंभ कब हुआ। आपके सिलेबस में, उत्तर प्रदेश वाले सिलेबस में पहले पेपर में लोक सेवा आयोग का उल्लेख हुआ है, जिसके बारे में आपको अध्ययन करना है। तो लोक सेवा आयोग के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि सिविल सर्विस है क्या, कब से इसका प्रारंभ हुआ। भारत में वास्तव में ब्रिटिश शासकों ने सिविल सर्विस की शुरुआत की, धीरे धीरे कई स्टेजेस से गुजरा, इसमें काफ़ी सुधार हुए, इसको लेके काफ़ी विवाद वगैरह होते रहे और अंत में आज आप देखते हैं आज़ादी के बाद जिस रूप में हमारे सामने है सिविल सेवा, एक भारतीय संविधान में इसका उल्लेख किया गया है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशंस का। तो इन सब के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, लेकिन इसके पहले आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और साथ ही साथ आप बेल आइकन भी दबाएं, जिससे नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहे। अब वीडियोस मैं आपको बराबर जल्दी देने का प्रयास करूंगा, खास करके उत्तर प्रदेश में बहुत सारी वीडियोस नई आएंगी। तो आइए चर्चा का प्रारंभ करते हैं। मित्रों, भारतीय सिविल सेवा भारतीय प्रशासन का आधार है। एक तरह से आप कह लीजिए कि भारतीय प्रशासन का बैकबोन है, भारतीय प्रशासन का मेरुदंड है। क्यों कि आप देखिए, देश में जितने भी प्रशासकीय कार्य होते हैं, बड़े बड़े फैसले वगैरह लिए जाते हैं, उन सब में कहीं ना कहीं जो है वो ब्यूरोक्रेट्स का या नौकरशाहों का हाथ होता है। और हमारी जो चुनी हुई सरकार है, हमारी चुनी हुई सरकारें भी इन्हीं के सहायता से शासन व्यवस्था को चलाती हैं। विभिन्न योजनाओं को इन नौकरशाहों के माध्यम से ही लागू किया जाता है, इसलिए इनका बड़ा महत्व है। तो आज की हमारी चर्चा का यही विषय है, भारतीय सिविल सेवा, और वो सेवा चाहे केंद्रीय सेवा हो चाहे प्रांतीय सेवा हो, और इसका भारतीय लोकतांत्रिक शासन में क्या महत्व है। तो मित्रों, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि भारतीय सिविल सेवा केवल एक सरकारी नौकरी नहीं है, बल्कि यह लोकतांत्रिक प्रशासन का अनिवार्य स्तंभ है। जैसे कि हमने आपको बताया कि भारतीय संविधान में इसका प्रावधान किया गया है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का भी और प्रोविंशियल जो कमीशंस हैं, पब्लिक सर्विस कमीशंस के, उनका प्रोविज़न किया गया है। उनके बारे में हम बात करेंगे। विभिन्न धाराओं में उनके बारे में बताया गया है कि उनके अधिकार और कर्तव्य क्या है। तो सरकारी नीतियां बनाती हैं ये जो ब्यूरोक्रेसी है, और उन्हें लागू करने की जिम्मेदारी भी उनके ऊपर होती है। इन्हीं के माध्यम से सरकार जनता तक पहुंचती है। एक तरह से आप ये कह लीजिए कि एक सेतु का काम करते हैं सरकार और जनता के मध्य। तो इसलिए ब्यूरोक्रेट्स, देखिए, जिस देश की ब्यूरोक्रेसी या नौकरशाही जितनी एफिशिएंट होगी, जितनी सक्षम होगी, जितनी ईमानदार होगी और अपने कार्यों के प्रति जितना समर्पित होगी, वो देश उतना ही तरक्की करेगा। अगर ब्यूरोक्रेसी भ्रष्ट होती है तो सरकार की योजनाएं ठीक तरह से लागू नहीं हो पाती हैं। कभी कभी हमें ब्यूरोक्रेसी या नौकरशाही के भ्रष्टाचार के किस्से भी सुनने को मिलते रहते हैं, लेकिन वो सब अपवाद है। अधिकतर लोग, जैसे अब आप लोगों में से बहुत सारे विद्यार्थी जो ये वीडियो देख रहे हैं, वो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, और सबकी एक इच्छा होती है कि जब हम विश्वविद्यालय की पढ़ाई लिखाई पूरी कर लें तो विश्वविद्यालय की पढ़ाई पूरी करने के बाद किसी अच्छी नौकरी में जाएं, प्रतियोगिता परीक्षाओं को पास करके। तो मित्रों, आइए थोड़ा सा सिविल सेवा के इतिहास के बारे में जानते हैं, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। और चूंकि यहाँ हमें लोक सेवा आयोग के बारे में बातचीत करनी है, लेकिन उसको समझने के लिए सिविल सेवा की पृष्ठभूमि को समझना जो है ये आवश्यक है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है मित्रों कि भारतीय सिविल सेवा दुनिया की सबसे प्राचीन और प्रतिष्ठित
प्रशासनिक सेवाओं में से एक मानी जाती है। अब जैसे आप देखें कि ये आधुनिक ढंग की जो सिविल सेवा प्रारंभ हुई, ये तो आधुनिक काल में ब्रिटिशर्स के आने के बाद हुई, लेकिन अगर आप प्राचीन काल से ही देखें तो आपको वैदिक काल से ही विभिन्न पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं। जैसे आप देखिए पुरोहित, सेनानी, ग्रामणी, इस तरह के जो है विशपति, राजा, इस तरह के जो है नाम हमें प्राचीन काल में मिलते हैं। उस समय राजतंत्र था, लेकिन मौर्य काल में आप देखिए हमें बहुत सारे अधिकारियों के नाम मिलते हैं, जैसे समाहर्ता, सन्निधाता। इसी तरह से आपको आगे के कालों में भी मिल जाएंगे बहुत सारे नाम। मुगल काल में बहुत सारे अधिकारियों के नाम, और सबके जो कार्य थे, सबकी जिम्मेदारियां बटी हुई थी, सबके कार्य बटे हुए थे। तो सिविल सेवा शब्द का जो प्रयोग हुआ वो वास्तव में प्रारंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के उन कर्मचारियों के लिए हुआ, ध्यान दीजिए, उन कर्मचारियों के लिए हुआ जो सैनिक नहीं थे और जो प्रशासनिक कार्य संभालते थे। यानी ऐसे कर्मचारी जो मिलिट्री में नहीं थे, बल्कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो जॉब्स थे, कार्य थे, उनको संभाला करते थे। तो वॉरेन हेस्टिंग्स के समय से ही हम ये देखते हैं कि कुछ प्रशासनिक सुधार होते हैं और अधिकारियों की नियुक्ति होती है। वॉरेन हेस्टिंग्स ने अपने प्रशासनिक सुधारों के तहत क्लाइव के दोहरे प्रशासन का को अंत किया। डुअल गवर्नमेंट जो थी, बंगाल के नवाब से शासन संबंधी अधिकार छीन कर उसने उसे पेंशन दे दी और उसने कलकत्ता को केंद्र बनाया तथा राज्य कोष मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता ले गया और भारतीय कलेक्टरों के स्थान पर उसने अंग्रेज कलेक्टरों की नियुक्ति की। देखिए कलेक्टर शब्द पे आप ध्यान दीजिएगा, आजकल जो है ये सबसे बड़ा सिविल सर्वेंट होता है जो कि यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से चुन करके आता है, प्रॉपर आईएएस होता है और पूरे जिले की जिम्मेदारी इसकी होती है। तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने उस समय जो है वो अंग्रेज कलेक्टरों की नियुक्ति की भारतीय कलेक्टरों के स्थान पर। वॉरेन हेस्टिंग्स ने लगान के संबंध में पंचवर्षीय प्रबंध स्थापित किया। लगान वसूल करने के लिए प्रत्येक जिले में एक कलेक्टर होता था जिसकी सहायता दीवान करता था। तो कलेक्टर का मतलब क्या होता है? कलेक्ट माने इकट्ठा करना, कलेक्टर यानी जो इकट्ठा करने वाला होता है। तो चूंकि उस समय लगान इकट्ठा करना जो है एक बहुत बड़ा सरदर्द था, इसलिए कलेक्टर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती थी तो कि लगान सही तरीके से और भी जो टैक्सेस वगैरह हैं उनको कलेक्ट करे, उनको इकट्ठा करे और उसको राजकोष में जमा करवाए। क्योंकि जितना अधिक जो है आर्थिक रूप से कोई राज्य मजबूत होगा तो उतना ही ज़्यादा जो है वो हर तरह से मजबूत होगा। डलहौजी के समय में 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट में कुछ प्रशासनिक सुधारों की सिफारिश की गई थी। जैसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हुआ करते थे कंपनी में, आप जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी में, तो उनकी शक्तियों को कम करके उनकी संख्या में कमी कर दी गई। और एक महत्वपूर्ण बात यह हुई कि सिविल सेवाओं के लिए खुली प्रतियोगिता का प्रावधान किया गया, जिसने एक और शिक्षित भारतीयों के सामने अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने का द्वार खोल दिया और दूसरी ओर भारत के प्रशासन को और अधिक सक्षम बनाने का प्रयास किया गया। तो अब भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म जिसे कहते हैं, उसकी जगह पे योग्यता को मानदंड बनाया गया। देखिए बहुत अंग्रेज सरकार जो है वो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह थे, आपने पढ़ा होगा मॉडर्न हिस्ट्री में कि वो जानबूझ करके जो है प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेने वाले प्रतियोगितों की आयु कम कर देते थे, वो घटा करके उसको 19 साल कर दिया गया था, जिससे कि जो भारतीय लोग हैं वो अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा न कर पाए। लेकिन जैसे जैसे आप देखिए उनका अंग्रेजों का जो साम्राज्य विस्तार होता गया, जैसे जैसे देश के अधिकांश भागों पे उनका अधिकार होता गया, तो उनको एक नौकरशाही की आवश्यकता पड़ी और ये आवश्यकता केवल अंग्रेज पूरा नहीं कर सकते थे। तो इसलिए ऐसा सोचा गया कि जो सिविल सेवाओं का द्वार है वो भारतीयों के लिए भी पूरी तरह से खोल दिया जाए और साथ ही साथ भाई भतीजावाद को खत्म करके योग्यता को मानदंड बनाया जाए। तो 1 नवंबर 1858 को ये 1857 के क्रांति के बाद की बात है। 1 नवंबर 1858 को
इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने दरबार का आयोजन किया तथा इंग्लैंड की महारानी की घोषणा, जिसे लॉर्ड डर्बी ने तैयार किया था, उसको प्रस्तुत किया गया। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण घोषणा थी, इसमें बहुत सारी बातें कही गई थी। उन बातों का उल्लेख हम यहाँ नहीं करेंगे, इसके ऊपर मेरी एक वीडियो है, आप देख सकते हैं। तो इसमें लॉर्ड कैनिंग ने जो घोषणा की, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात उसने ये कही कि हम ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त सभी मिलिट्री और सिविल अधिकारियों की नियुक्ति को कंफर्म करते हैं, उनकी पुष्टि करते हैं। तो उस समय इलाहाबाद उत्तर पश्चिमी, उस समय जो है उत्तर प्रदेश को नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस कहा जाता था, यानी कि उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश। तो इलाहाबाद एक तरह से उसकी राजधानी थी, क्योंकि बहुत सारे जो आप देखिए कार्यालय थे ब्रिटिश सरकार के, वो इलाहाबाद में थे, आज भी इलाहाबाद में ही है। यहाँ तक कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन है जिस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, वो भी इलाहाबाद में ही है। हाई कोर्ट इलाहाबाद में है, एजी ऑफिस इलाहाबाद में है, बोर्ड ऑफिस इलाहाबाद में है, रेलवे बोर्ड का ऑफिस इलाहाबाद में है। तो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जो है वो इलाहाबाद में है, हायर एजुकेशन कमीशन का ऑफिस इलाहाबाद में है। तो यहाँ तक कि माध्यमिक जो शिक्षा चयन आयोग है उसका भी हेड ऑफिस इलाहाबाद में है। तो अंग्रेजों ने यहाँ पर उच्च न्यायालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय आदि अनेक संस्थाओं की स्थापना की थी। बाकी मैंने अभी आपके सामने नाम लिया है। तो इस तरह से सिविल सेवा को कंफर्म किया उसने। अब आगे हम देखते हैं कि सर जॉन लॉरेंस के समय में 1867 ईस्वी में एक प्रस्ताव पास किया गया कि सिविल सेवाओं में भारतीयों की हिस्सेदारी अधिक होगी। प्रस्ताव में कहा गया कि चूंकि विनियमित प्रांतों में भारतीयों के सफल होने की संभावना कम है, इसलिए उन्हें गैर विनियमित प्रांतों में हर संभव अवसर दिया जाना चाहिए, जहां उन्हें सहायक आयुक्त के पद तक पदोन्नत किया जाना चाहिए। तो यह माना गया कि किसी प्रतियोगिता परीक्षा में भारतीयों की सफलता हर मामले में उनकी सफल प्रशासनिक क्षमता का पक्का संकेत नहीं है। हालांकि अंग्रेजों के मामले में ऐसा हो सकता है, जो स्वभाव से शासक होते हैं, और अगर उनकी बौद्धिक योग्यता भी सिद्ध हो जाए तो वे अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ये देखते हैं कि काफी भेदभाव था, भारतीयों को बहुत ऊंचे ऊंचे पद नहीं दिए जाते थे, और विनियमित प्रांतों में उनको बड़े पदों पर नहीं नियुक्त किया जाता था। गैर विनियमित प्रांतों में अवसर देने की बात कही गई उस समय 1867 में। और साथ साथ ये भी कह दिया गया कि अंग्रेजों की तरह जो है वो प्रशासनिक क्षमता उनमें नहीं है, लेकिन फिर भी उम्मीद की गई कि वो बौद्धिक योग्यता प्राप्त करके अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो मित्रों, इस प्रकार के दबावों के तहत 1879 ईस्वी में, अब जैसे इस समय तक थोड़ा 1857 के बाद छिटपुट आंदोलन वगैरह शुरू हो गए थे, बहुत सारे जो नेता देश में पैदा हो गए थे। हालांकि अभी कांग्रेस की स्थापना नहीं हुई थी 1879 तक, लेकिन फिर भी अंग्रेजों के खिलाफ एक माहौल बन रहा था। तो इस प्रकार के दबावों के तहत 1879 ईस्वी में भारतीयों को रोजगार प्रदान करने के लिए 1870 के संसदीय कानून के तहत वैधानिक सिविल सेवा का गठन किया गया था। और इसके गठन के पीछे का कारण भारत में शिक्षित भारतीयों को प्रतियोगी परीक्षा का विकल्प प्रदान करना था, ताकि वे अनुबंधित सिविल सेवा में विस्तारित रोजगार सुरक्षित कर सके। हालांकि बाद में वैधानिक सिविल सेवा को छोड़ दिया गया, त्याग दिया गया। तो इस तरह से जैसे आप देखिए, जब ब्रिटिशर्स यहाँ आए तो उन्होंने बहुत सारे स्कूल कॉलेज वगैरह खोले, और अंग्रेजी शिक्षा जो है वो लागू की गई 1835 ईस्वी में। तो अंग्रेजी शिक्षा लॉर्ड मैकाले ने लागू किया, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में। तो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त जो नवयुवक थे वो ये चाहते थे कि हमें नौकरशाही में अच्छे पद वगैरह मिलें। मित्रों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं की एक बड़ी महत्वपूर्ण मांग ये थी कि सिविल सेवाओं में भारतीयों की समान भागीदारी हो। 1800, क्योंकि वो ये देखते थे कि जगह जगह बड़े बड़े पदों पे केवल जो है वो अंग्रेजों को ही नियुक्त किया जाता था, छोटे मोटे पदों पे
भारतीयों की नियुक्ति होती थी। तो अब जैसे आपने जहाँ कुछ पदों पे नियुक्ति भी हुई थी, अब जैसे आप देखिए न्यायिक सेवा में जो इल्बर्ट बिल विवाद हुआ था, उन सबसे आप परिचित हैं। अंग्रेजों को बर्दाश्त नहीं था कि कोई भारतीय जज उनका फैसला करे। तो इस तरह से जो है चूंकि अगर वो ऊंचे पदों पे रहेंगे तो जाहिर है कि वो जो नियम और कानून लागू करेंगे वो सब पे लागू होगा, अंग्रेजों पे भी लागू होगा। तो इसलिए प्रायः किया ये जाता था कि जो महत्वपूर्ण पद थे उन पे नियुक्ति की जाती थी अंग्रेजों की। तो अब इसकी मांग उठने लगी कि आखिर भारतीयों की उपेक्षा क्यों की जा रही है, सिविल सेवाओं में उनकी भी समान भागीदारी होनी चाहिए। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और कांग्रेस ने ब्रिटिश अधिकारियों से अनुरोध किया कि अनुबंधित सिविल सेवा में सेवा भर्ती प्रक्रियाओं को थोड़ा लचीला बनाया जाए, यानी उनकी कठोरता कम की जाए और कठिन बनाने के लिए कम कठोर और कठिन बनाने के लिए याचिका दायर की, ताकि अधिक से अधिक भारतीय इसका फायदा उठा सकें और इसका हिस्सा बन सकें। अगर वो लचीला होगा, थोड़ा नरम होगा, तो भारतीय भी इसका लाभ उठा पाएंगे। अब जैसे आपको बताया था कि एज वगैरह का चक्कर था, उसको कम करा। दूसरे जो है, इसकी जो परीक्षा होती थी वो बाहर इंग्लैंड में होती थी, तो भारतीय प्रतियोगी जो थे उनके लिए इंग्लैंड जाना, उसके लिए इतना रुपया पैसा इकट्ठा करना, वहाँ रुकना, वहाँ से परीक्षा पास करके आना, तो सामान्य व्यक्तियों के बूते की तो बात ये थी ही नहीं। तो प्रायः ऐसे लोग ही जा पाते थे जो बड़े अच्छे परिवारों से थे, धनी परिवारों से थे, जिनके पास रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी, तो वही लोग जो है इस सेवा में आ सकते थे। तो इसीलिए जो है ये मांग की जा रही थी कि इसकी कठोरता को कम किया जाए। 1886 में भारत सरकार के गृह विभाग के प्रस्ताव के तहत, ये बड़ा ध्यान दीजिएगा, एचिसन आयोग की नियुक्ति की गई। और एचिसन आयोग की जो जांच का दायरा था वो भारतीयों के रोजगार के प्रश्न तक सीमित था, चाहे वो संविदाकृत सिविल सेवा के सदस्यों के लिए कानून द्वारा आरक्षित नियुक्तियां हों या संविदा रहित सेवा में। एचिसन आयोग की सिफारिशों के अनुसार संविदाबद्ध सिविल सेवा को भारतीय सिविल सेवा नाम दिया गया, जिसकी भर्ती इंग्लैंड में खुली प्रतियोगिता द्वारा की जानी थी। यह पहले की तरह सभी जन्मजात ब्रिटिश नागरिकों के लिए खुली हुई थी। संविदा रहित सेवा को प्रांतीय सिविल सेवा कहा जाने लगा। एचिसन आयोग ने सिफारिश की कि प्रांतीय सिविल सेवा में भर्ती आंशिक रूप से अधीनस्थ सिविल सेवा से पदोन्नति द्वारा और आंशिक रूप से सीधी भर्ती द्वारा की जानी चाहिए। कार्यपालिका शाखा के लिए अधिमानतः एक प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से और न्यायपालिका के लिए कुछ शर्तों के अधीन नामांकन के द्वारा नियुक्ति होनी चाहिए। तो ये बातें जो है वो कहा गया एचिसन आयोग में। तो इस प्रकार देश की सिविल सेवा दो मुख्य श्रेणियों में विभाजित हो गई। अब आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि भारतीय सिविल सेवा, जिसे ICS कहते थे, और प्रांतीय सिविल सेवा, जिसे PCS कहा गया। इंग्लैंड में भर्ती की जाने वाली भारतीय सिविल सेवा और भारत की भर्ती की जाने वाली प्रांतीय सिविल सेवा, दोनों में उस समय नियुक्तियों के दो समूह थे। एक ओर कार्यपालक और मजिस्ट्रेट पद, और दूसरी ओर कार्यपालक यानी एग्जीक्यूटिव और मजिस्ट्रेट, दूसरी ओर न्यायाधीश यानी जजेस। तो इन सब के बावजूद सिविल सेवा, भारतीय सिविल सेवा में भारतीयों के प्रवेश में समस्याएं बनी रही, उनकी समस्याएं कम नहीं हुई। ऐसा इसलिए था क्योंकि भारतीय सिविल सेवा में भारतीयों के प्रवेश के लिए कई शर्तें थी। अब जैसे मैंने आपको बताया ही कि भाई उम्र वगैरह बहुत कम हुआ करती थी। भारत के लोग जो है, बहुत सारे लोग गांव से आते थे, ग्रामीण क्षेत्रों से आते थे, तो उनकी पढ़ाई लिखाई ही देर से प्रारंभ होती थी। फिर धन वगैरह की समस्या थी। अगर मान लीजिए किसी तरह से पढ़ लिख के इस काबिल हो गए कि प्रतियोगिता परीक्षा दें, तो उनके लिए इंग्लैंड जाना बड़ा दुरूह काम था। इस तरह की बहुत सारी कठिनाइयाँ थी। 1922 में ब्रिटिश सरकार ने भारत और इंग्लैंड दोनों में संयुक्त रूप से सिविल सेवा परीक्षाएं प्रारंभ की। अब देखिए, अब भारत में भी जो है सिविल सेवा की परीक्षाएं प्रारंभ हुई 1922 से। लेकिन ध्यान रहे कि उस समय सिविल सेवा पर ICS
ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण था और भारतीयों को बहुत सीमित अवसर मिलते थे। यानी जो आईसीएस का पद था उस पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण था और भारतीयों को बहुत सीमित अवसर मिलते थे। कुछ लोग आईसीएस हो गए थे, उसके बावजूद भी सुपीरियर सिविल सर्विसेज पर ली कमीशन, एक और कमीशन बनाया गया था। उसकी नियुक्ति 1923 में हुई। इसने 1924 में अपनी सिफारिशें दी। इसने स्केल को बढ़ाया और लगभग 15 वर्षों में आईसीएस के लिए 50-50 कैडर की सिफारिश की। सभी की सीधी भर्ती की जानी थी। कई इंपीरियल सर्विसेज 1924 में प्रांतीयकृत हो गई। ली कमीशन ने मुख्य सेवाओं को 3 श्रेणियों में विभाजित किया: अखिल भारतीय, केंद्रीय और प्रांतीय। तो ली कमीशन ने प्रांतीय सिविल सेवा से पदोन्नति द्वारा भारतीय सिविल सेवा के लिए अधिक भारतीयों को सुरक्षित करने की एक और महत्वपूर्ण सिफारिश की। हालांकि ली कमीशन द्वारा सुझाए गए सबसे उल्लेखनीय कानूनों में से एक, भारत के प्रत्येक प्रांत या प्रांतों के समूह के लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। तो इस प्रकार भारत का लोक सेवा आयोग 1926 में अस्तित्व में आया। 1929 में मद्रास प्रेसिडेंसी के लिए प्रथम प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। 1935 के भारत सरकार अधिनियम ने संघीय सिद्धांत पेश किया। 1935 का अधिनियम काफी विस्तृत था। आप जानते हैं हमारा आज का जो संविधान है उसमें भी आधे से ज्यादा जो है वो 1935 का अधिनियम ही है। तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम ने संघीय सिद्धांत पेश किया और तदनुसार संघीय लोक सेवा आयोग के साथ साथ प्रांतीय लोक सेवा आयोगों के लिए प्रस्ताव प्रदान किया गया। तो मित्रों अब ध्यान दीजिएगा, प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत करने वाले अधिनियम के भाग को अप्रैल 1937 में लागू किया गया। यानी जो प्रोविंशियल जो लोक सेवा आयोग बने, सिविल सर्विसेज कमीशंस बने जो है, तो वो या पब्लिक सर्विस कमीशंस बने जो है सिविल सर्विस के लिए, तो 1937 में लागू किया गया। तदनुसार 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में 7 प्रांतीय लोक सेवा आयोगों की स्थापना हुई। असम में एक लोक सेवा आयोग बनाया गया जो शिलांग में बना। इसी तरह से बंगाल में कलकत्ता में बनाया गया। बॉम्बे और सिंध का लोक सेवा आयोग बॉम्बे में था। मध्य प्रांत, बिहार, उड़ीसा के लिए रांची में बनाया गया लोक सेवा आयोग। बर्मा उस समय जो है वो भारत का ही हिस्सा था, अखंड भारत का, तो रंगून में उसके लिए बनाया गया। पंजाब और उत्तर पश्चिम जो है उनके लिए लाहौर में, जो कि अब लाहौर जो है पाकिस्तान में इस समय। इसी तरह संयुक्त प्रांत का इलाहाबाद में। संयुक्त प्रांत यानी जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस हम लोग कहते थे, तो उसका इलाहाबाद में बनाया गया। तो उत्तर प्रदेश का आप कह सकते हैं कि जो लोक सेवा आयोग बना वो इलाहाबाद में बना। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है उसका गठन 1 अप्रैल 1937 को भारत सरकार के 1935 के अधिनियम की धारा 264 के तहत किया गया था और जिसका मुख्यालय इलाहाबाद था, आज भी इलाहाबाद है। तो 1904 से 1949 तक इलाहाबाद संयुक्त प्रांत, अब उत्तर प्रदेश कहा जाता है इसको, उसकी राजधानी थी। आजकल राजधानी अब लखनऊ हो गई है आज़ादी के बाद, या उत्तर प्रदेश बनने के बाद आप कह लीजिए लखनऊ को राजधानी बनाया गया। इसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य शामिल थे जो शुरू में लोक सेवा आयोग बना था। और तो उत्तर प्रदेश का, और इसमें जो है डीएल ड्रेक ब्रॉकमैन जो है ये पहले अध्यक्ष हुए थे। ब्रॉकमैन के बाद फिर जीएम हार्पर इसके अध्यक्ष बने। फिर जो है खान अब्दुल मोहम्मद अब्दुल अजीज बने। और उसके बाद जो है आज़ादी मिलने के बाद 1947 से 1953 ईस्वी तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर एएन झा, अमरनाथ झा जो है वो इसके अध्यक्ष रहे। बाद में फिर बहुत ही योग्य लोगों को, बहुत ही कर्मठ लोगों को इसका अध्यक्ष बनाया जाता रहा तब से लेके अब तक।
तो अपने अस्तित्व के पहले वर्ष यानी 1 अप्रैल 1937 को आयोग ने प्रांतीय पुलिस सेवा पीपीएस जिसे आप कहते हैं और प्रांतीय सिविल सेवा की परीक्षाएं आयोजित की और अपने स्वयं के कर्मचारियों की भर्ती के लिए भी एक परीक्षा आयोजित की। तो अब चूंकि पहली बार था तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा लोग सम्मिलित नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग जो है इसमें सम्मिलित हुए उस समय के हिसाब से। तो प्रांतीय सिविल सेवा न्यायिक अर्थात जो आजकल पीसीएस जे की परीक्षा होती है उसको 1939-40 में लोक सेवा आयोग के अधीन कर दिया गया। उसकी परीक्षा भी जो है लोक सेवा आयोग कराता है, उसमें स्थानांतरित कर दिया गया। अब बहुत सारे लोग ऐसे थे, ऐसा नहीं था कि केवल सिविल सेवा बहुत अच्छी चीज थी और सिविल सेवा के लिए इतने लोग जो है वो इच्छुक रहते थे कि वो उसमें जाएं, लेकिन इसका विरोध भी कर रहे थे लोग, बहुत सारे लोग। अब जैसे 1928 में मोतीलाल नेहरू की जो नेहरू रिपोर्ट आई, तो नेहरू रिपोर्ट ने भी भारत को उत्तरदायी सरकार मिलने तक अखिल भारतीय सेवाओं को बंद करने की सिफारिश की थी। इसी तरह से जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन की वार्ता हुई थी उसके दौरान सिविल सेवा उप समिति के 2 भारतीय सदस्यों ने भी अखिल भारतीय सेवाओं को तत्काल और पूर्ण रूप से बंद करने का आह्वान किया था। जवाहरलाल नेहरू जो है वो डॉक्टर सुभाष कश्यप लिखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू और कुछ अन्य नेता भी आईसीएस के घोर आलोचक थे। उनका मानना था कि भारत आईसीएस द्वारा नियंत्रित है और आईसीएस अधिकारियों को प्रशासन में प्रमुख निर्णय लेने उन्हें लागू करने के लिए बहुत व्यापक शक्तियां और अधिकार प्राप्त हैं। तो वो लोग अपनी मनमानी करते थे, यानी आम लोगों का ध्यान नहीं रखते थे, डिक्टेटर की तरह व्यवहार करते थे, उनके अंदर अहंकार बहुत अधिक हो जाता था, तो इसलिए जो है वो उसका विरोध करते थे। अप्रैल 1940 में नेहरू ने तो यहाँ तक घोषणा कर दी कि राष्ट्रवादी सरकार का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कार्य आईसीएस को समाप्त करना होगा। लेकिन क्या ऐसा हो पाया? ऐसा हो नहीं पाया। अब आप देखिए, स्वतंत्रता के बाद सिविल सेवा का पुनर्गठन किया गया। स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद हमारे सामने सबसे बड़ा प्रश्न था, आप जानते हैं, सांप्रदायिक दंगे हुए, बहुत सारे लोग इधर के उधर हो गए, भारत पाकिस्तान 2 भागों में बंट गया देश जो है, और उसके बाद लोग इधर से उधर हुए, लोगों की रिहेबिलिटेशन की समस्या थी, तमाम लोग कैंपों में रह रहे थे। तो ऐसे समय में जो है प्रशासनिक सुधार करना बड़ा दुरूह कार्य था। तो ये सोचा गया कि भाई जब हमें एक बना बनाया सिस्टम मिला है तो उसी के जरिए काम को आगे बढ़ाया जाए। तो स्वतंत्रता के बाद हमारे सामने सबसे बड़ा प्रश्न था कि क्या सिविल सेवाओं को जारी रखा जाए या समाप्त कर दिया जाए। कुछ नेताओं ने इसे समाप्त करने की बात कही, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्पष्ट कहा कि सिविल सेवा भारत की प्रशासनिक रीढ़ है, इसे समाप्त करना राष्ट्रीय हित के विरुद्ध होगा। जो तत्कालीन परिस्थितियां थी उनमें इसे बनाए रखना ही आवश्यक था। इसलिए सरदार पटेल को सिविल सेवाओं का चेयरमैन संरक्षक भी कहा जाता है। उन्होंने सिविल सेवकों को विशेष सुरक्षा और स्वतंत्र कार्य क्षमता देने पर जोर दिया, और बाद में जवाहरलाल नेहरू ने भी जो है उन्हें आश्वासन दिया था कि उनकी सुविधाओं में और उनकी सैलरीज में और उनको जो और सैलरी के अलावा जो सुविधाएं मिलती हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत हमें अखिल भारतीय सेवाओं का एक सुव्यवस्थित ढांचा विरासत में मिला था, जिसके बारे में मैंने आपको कहा। इसके अतिरिक्त केंद्रीय, प्रांतीय और अधीनस्थ सेवाओं का एक नेटवर्क भी था। देश की वर्तमान स्थिति को देखते हुए इन सेवाओं में किसी भी प्रकार की रिक्तता से बचने के लिए जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने उन लोगों को सेवा जारी रखने का वादा किया जो इन सेवाओं को जारी रखना चाहते थे, और इस आशय का एक प्रस्ताव भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और अंततः भारतीय संविधान में भी शामिल किया गया। आप अनुच्छेद 314 देख सकते हैं, जिसे 1972 में संविधान के 38वें संशोधन द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। सरदार पटेल का सिविल सेवकों के अधिकारों और विशेषाधिकारों के प्रति निरंतर समर्थन था। संविधान सभा में उनके भाषणों में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता था, और अखिल भारतीय सेवाओं के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवाएं और भारतीय पुलिस सेवाएं ब्रिटिश पैटर्न पर 1946 में बनाई गई।
स्वतंत्रता प्राप्ति और संसदीय लोकतंत्र की शुरुआत ने सिविल सेवाओं को राजनीतिक कार्यपालिका और संसद के प्रति पूरी तरह उत्तरदायी बनाया। अब आइए हम देख लेते हैं कि संविधान में क्या व्यवस्था की गई है। आजादी के बाद हमारा जो संविधान बना उसमें क्या व्यवस्था की गई है। तो विभिन्न अनुच्छेदों द्वारा लोक सेवा आयोग को संवैधानिक शक्तियां प्रदान की गई हैं। अनुच्छेद 309 में संविधान के प्रावधानों के अधीन उपयुक्त विधान मंडलों द्वारा संघ और राज्य सरकार की सेवाओं में भर्ती और सेवा शर्तों के विनिमयन का प्रावधान किया गया था। जब तक ऐसा कोई कानून नहीं बन जाता तब तक इन सेवाओं का विनिमयन राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा किया जाना था। अनुच्छेद 311 बड़ा महत्वपूर्ण है। 311 में सिविल सेवकों के संबंध में प्रसन्नता के सिद्धांत के प्रयोग पर कुछ सीमाएं लगाने का प्रयास किया गया। इस प्रकार किसी भी सिविल सेवक को नियुक्ति प्राधिकारी के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा बर्खास्त या हटाया नहीं जा सकता था और किसी भी सिविल सेवक को उसके विरुद्ध आरोपों की जानकारी देने वाली जांच और उन आरोपों के संबंध में सुनवाई का उचित अवसर दिए जाने के बाद ही बर्खास्त किया जा सकता था। कहने का मतलब यह है कि सिविल सर्वेंट्स को हटाना बड़ा कठिन था जब तक कि आरोप सिद्ध न हो जाए और उनको भी सफाई देने का मौका दिया जाना आवश्यक था। तो यह माना गया कि अनुच्छेद 311 द्वारा प्रदान किया गया संरक्षण केवल प्रक्रियात्मक प्रकृति का है, न कि मूलभूत। यदि सभी प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं को सावधानी पूर्वक पूरा किया गया है तो कोई उपाय नहीं हो सकता। अब अखिल भारतीय सेवाओं को केंद्रीय और राज्य सेवाओं से इस प्रकार अलग किया जाता है कि केंद्रीय सेवाओं के सदस्य केवल संघ के मामलों से संबंधित होते हैं और राज्य सेवाओं के सदस्य राज्य सेवाओं के मामलों से संबंधित होते हैं, जबकि अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य संघ और राज्य दोनों के लिए समान होते हैं और बारी बारी से संघ और राज्य दोनों की सेवा करते हैं। अनुच्छेद 315 में यह प्रावधान है कि संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। जैसे हमने अभी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की चर्चा की। 2 या अधिक राज्य संयुक्त आयोग का विकल्प चुन सकते हैं। अनुरोध करने पर संघ सेवा आयोग राज्य की कुछ आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहमत हो सकता है। लोक सेवा आयोगों की परिकल्पना एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था के रूप में की गई है, यानी उसमें कोई राजनीतिक हस्तक्षेप या नियंत्रण नहीं होगा, उनके अधीन नहीं होते हैं। लोक सेवाओं की भर्ती और प्रबंधन की जिम्मेदारी जो है वो ये लोग नहीं संभालते हैं, राजनीतिक लोग। तो संघ और राज्य लोक सेवा आयोग जो है वो स्वतंत्र रूप से अपना काम करते हैं। सभी व्यय संघ या संबंधित राज्य की संचित निधि, यानी जिसे अंग्रेजी में आप कहते हैं कंसोलिडेटेड फंड, उससे लिए जाते हैं, पारित होते हैं। तो अनुच्छेद 322 में इसका उल्लेख किया गया है। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा यथास्थिति की जाती है। अगर संघ के हैं तो राष्ट्रपति द्वारा, राज्य के हैं तो राज्यपाल द्वारा। सदस्यों में से लगभग आधे सदस्यों ने संघ या राज्य सरकार में 10 वर्ष की सेवा की हो ऐसा अनिवार्य होता है। सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं संघ में और 65 वर्ष की आयु तक जो है वो काम कर सकते हैं। इसी तरह से राज्यों में 62 वर्ष की आयु तक वो अपने पद पर बने रह सकते हैं। आयोग के सदस्य को दिवालिया होने, मानसिक या शारीरिक रूप से अशक्त होने, किसी अन्य वेतन भोगी रोजगार में संलग्न होने या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिद्ध कदाचार का दोषी पाए जाने, किसी सरकारी अनुबंध में रुचि रखने या ऐसे किसी अनुबंध या समझौतों के लाभों को साझा करने के मामले को छोड़कर पद से नहीं हटाया जा सकता। तो ये स्पष्ट है, इसमें ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। ये संविधान में भी है, वहीं से मैंने भी लिया, आप इसको देख सकते हैं। अनुच्छेद 318 में ये प्रावधान है कि आयोग के किसी सदस्य की सेवा शर्तें और नियमों में उसकी नियुक्ति के बाद उसके लिए कोई प्रतिकूल परिवर्तन नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति या राज्यपाल जैसा भी मामला हो, आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की संख्या निर्धारित कर सकते हैं और उनकी सेवा शर्तों को विनियमित कर सकते हैं।
इसी तरह मित्रों अनुच्छेद 319 में आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रह जाने पर पद धारण करने का प्रतिषेध है। 320 में जो है लोक सेवा आयोग से संबंधित जो उनको कार्य करने होते हैं उन कार्यों का पूरा विवरण दिया गया है, मतलब किस तरह से जो है वो परीक्षाएं कराते हैं, इंटरव्यूज कराते हैं और जो भी काम है वो सब करते हैं, उनका विवरण है। लोक सेवा आयोगों के कार्यों का विस्तार करने की शक्ति है अनुच्छेद 321 में। 322 में आयोगों के व्यय की बात है, जो मैंने अभी आपको बताया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ से राज्य या संघ के उनका जो खर्चा है वो लिया जाता है। और अनुच्छेद 323 में लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन है। अब सवाल उठता है कि लोक सेवा आयोग जो है, हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की बात हमने की, तो इनके जो प्रमुख कार्य होते हैं वो समय समय पर जो संविधान में जो प्रावधान किए गए हैं उनके आधार पर जो है ये उसको लागू करते हैं, पाठ्यक्रमों को बनवाते हैं, ये बहुत सारी परीक्षाएं कराते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है वो अभी 11 परीक्षाएं करवाता है और उनके लिए सिलेबस तैयार करवाना, क्वेश्चन पेपर्स तैयार करवाना, उनके लिए परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था करवाना और जगह जगह ऑब्जर्वर्स वगैरह की नियुक्ति करना और परीक्षा में शुचिता को बनाए रखने के लिए सरकार के सहयोग से कार्य करना और साथ ही साथ जो है जो चयन की प्रक्रिया है उसमें शुचिता को बनाए रखना, जो वैज्ञानिक ढंग से साक्षात्कार करना और साथ ही साथ जो है साक्षात्कार और चयन प्रक्रिया को भ्रष्टाचार मुक्त रखना, एकदम से उसको निष्पक्ष रखना। तो ये सब जो है वो लोक सेवा आयोग के कार्य हैं। तो मित्रों, लोक सेवा आयोग क्यों जरूरी है ये बात आपको स्पष्ट हो ही गई होगी। तो यह नियुक्त प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाता है, राजनीतिक हस्तक्षेप से सिविल सेवाओं को सुरक्षा मिलती है। कई बार होता है राजनीतिक हस्तक्षेप जो है वो करना पड़ता है, जैसे मान लो भ्रष्टाचार हो गया, कहीं पेपर लीक हो गया या इस तरह की और कोई बात, तो उसमें सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ता है, जांच कमीशन वगैरह बिठाना पड़ता है। तो भर्ती और प्रमोशन जो है वो योग्यता और क्षमता के आधार पर ही होते हैं। तो भारतीय सिविल सेवा एक मजबूत, निष्पक्ष और कुशल प्रशासन की आधारशिला है। भारत में यह सरकार और जनता के बीच पुल का काम करती है। सिविल सेवक केवल आदर्शों का पालन करने वाले अधिकारी नहीं हैं, बल्कि राष्ट्र निर्माण के सक्रिय सहभागी हैं। उन्हें अपने कार्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित होना चाहिए, जिम्मेदार होना चाहिए और जनता का विश्वास जीतने का प्रयास करना चाहिए, अपने दायित्वों का सम्यक निर्वाह करना चाहिए। तो मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मैं बार बार अपील करता हूँ, अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें, अपने कमेंट्स भी दें कि वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, खराब लगा, जो भी हुआ तो आप उसके बारे में अवश्य मुझे बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। फिर मिलते हैं जल्दी ही किसी नई वीडियो के साथ।